नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम यह शब्द की जाति का भेद देखने जा रहे हैं। साथ ही हम सर्वनाम के भेद भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं, जैसे कि कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। दूसरा वाक्य, गणेश शंकर जी ने कहा खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा। इन दोनों वाक्यों में आपको दो ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जो कि एक अलग रंग में वहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले वाक्य में शब्द है वह और दूसरे वाक्य में शब्द है मैं। यह वह शब्द जो है कोलंबस इस संज्ञा के बदले वो आया है, और दूसरे वाक्य में मैं शब्द जो है वह गणेश शंकर जी के बदले, मतलब गणेश शंकर जी इस संज्ञा के बदले मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो वह शब्द संज्ञा कोलंबस के नाम के बदले और मैं शब्द संज्ञा गणेश शंकर जी के नाम के बदले, यह शब्द संज्ञा के बदले आए हैं और इसीलिए वह शब्द और मैं शब्द यह दोनों भी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब सर्वनाम की परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में अगर कोई संज्ञा है और उसके बदले कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कुल 6 भेद हमें अध्ययन करने हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों के भेदों का हम विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसे उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब किसी भी वाक्य में जो संज्ञा होती है या तो वो बोलने वाला खुद होता है, या तो वो सुनने वाला होता है, या कोई अन्य व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से पहले भेद में, पुरुषवाचक भेद में, हमें सर्वनाम में जो संज्ञा के बदले आती है वो बोलने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला व्यक्ति है या कोई अन्य पुरुष है, इसके बारे में जो भेद होता है वो पुरुषवाचक भेद कहलाता है। और इसीलिए पुरुषवाचक भेद 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें मुख्यतः वाक्य में जो संज्ञा है वो बोलने वाला होता है। मतलब वक्ता, बोलने वाला जो है वो अपने नाम के बदले इस सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं और बहुत सारे हो गए तो हम।
दूसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें श्रोता मतलब सुनने वाला, उस श्रोता के बदले इन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर सामने आपके जो सुनने वाला है वो अकेला है तो आप उसे तू कह सकते हो, तुम कह सकते हो, या बहुत सारे हैं तो आप कह सकते हो। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप, इन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामों का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा भेद कहलाता है। व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः वह, वे, आप, ये, यह, इन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से सर्वनाम के भेद में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आपको तीन भेद यहाँ पर दिखते हैं। उसमें पहला भेद है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेदों में दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम के भेद में हमें मुख्यतः जो भी वाक्य आप कहते हो, लिखते हो, तो उस वाक्य में आप जिस सर्वनाम का इस्तेमाल करते हो वो सर्वनाम किस विषय में कहा गया है इसके बारे में, उस व्यक्ति या वो वस्तु के बारे में आपको निश्चित ज्ञान होता है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम एक वाक्य देखेंगे, वह मेरा मित्र है। अब इस वाक्य में हमें वह मेरा मित्र है, यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम दिखाई देते हैं। अब इसमें वह शब्द जो है वो हमें निश्चित तौर पर बताता है कि वो मेरा मित्र है और दूसरा कोई नहीं। दूसरा उदाहरण है वे अच्छे शिकारी है। वे शिकारी मतलब वे शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा वाक्य है यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। अब यहाँ पर बहुत सारे सेवक है मगर उसमें मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि यह शब्द हमें ये दर्शाता है कि हमारे मन में कोई भी शंका नहीं है। हम निश्चय तौर पर ये कहते कि यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, मतलब यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेद में तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा यह है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम नीचे दिए गए उदाहरण के आधार से स्पष्ट करते हैं, जहाँ पर पहला उदाहरण है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब इस वाक्य में मेरे पास कुछ, यह कुछ शब्द दर्शाता है कि मेरे पास पैसे तो है मगर निश्चित तौर पर मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और इसीलिए यह कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, कोई तुम्हें बुला रहा है।
यहाँ पर कोई शब्द जो है इससे हमें ये पता नहीं चलता है कोई निश्चित कि हमें कौन बुला रहा है, इसलिए कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा उदाहरण है, वे किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर वे किसी से बात कर रहे हैं, इस वाक्य में किससे बात कर रहे हैं ये पता नहीं चलता, जिसको हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, और इसीलिए तीसरे वाक्य में किसी शब्द जो है यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा सर्वनाम का भेद हमने देखा। अब चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। मतलब जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन या निजत्व दर्शाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के इस भेद में जब कर्ता या जो संज्ञा है वो अपने आप या अपने ही बारे में अधिक जानकारी वो देता है, तब वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं खुद उनसे मिलूंगा। अब मैं शब्द भी सर्वनाम है और ये खुद शब्द जो है वो भी सर्वनाम ही है, और वो सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर दोनों के अर्थ एक ही है। मैं मतलब सर्वनाम जो कर्ता है वो है, और दूसरा खुद शब्द है वो भी कर्ता के बारे में ही है। तो मैं और खुद इन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ जो वाक्य में कर्ता ही है, मगर ये खुद शब्द जो है वो अपने ही बारे में निजत्व अपनापन दर्शाने के लिए आता है, और इसीलिए खुद शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह स्वयं यहाँ आएगा। अब यहाँ पर वह और स्वयं इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों भी कर्ता ही है, मगर वह के साथ साथ दूसरा भी कर्ता ही शब्द अपनेपन दर्शाने वाला आता है, इसीलिए स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भेदों में पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के भेद में आपको एक ही वाक्यों में दो ऐसे वाक्य जोड़े जाते हैं कि जिससे दोनों वाक्यों में संबंध दर्शाने का काम सर्वनाम करता है। इस संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। देखो, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। अब इस वाक्य में आपको दो छोटे छोटे वाक्य दिखाई दे रहे हैं। पहला है जिसने अच्छा अभिनय किया, और दूसरा है उसे पुरस्कार मिला। मगर यहाँ पर जिसने और उसे, यहाँ पर दो ऐसे सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें दोनों का संबंध दर्शाया जा सकता है या हमें संबंध दिख रहा है। जिसने अच्छा अभिनय किया, जिसने शब्द संबंध दर्शाता है, उसे पुरस्कार मिला। दूसरा वाक्य है उन्होंने मेरी मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने मेरी मदद की, इस वाक्य के संबंध को जोड़ने का काम जिन्हें शब्द ने किया है, और दूसरा वाक्य हम जानते ही नहीं। तो जिन्हें शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ के उनमें संबंध दर्शाने का काम किया है। उसी प्रकार से आखिरी वाक्य है हृदय वही है जो उदार हो। अब इसमें भी आपको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं,
और उनको जोड़ने का काम जो शब्द ने किया है, तो इनमें संबंध दर्शाने का काम जो शब्द करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेदों में आखिरी भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं वो शब्द आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बार वो शब्द जो है वो क से शुरू होता है। यह बात बच्चों हमेशा याद रखो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। यह पत्र किसने लिखा है? इस थैली में क्या है? तुम किससे मिलना चाहते हो? इन तीनों वाक्यों को हम देखते हैं तो इन तीनों में प्रश्न पूछे गए हैं, मगर उन वाक्यों में किसने, क्या, किससे, यह तीनों वाक्य ऐसे शब्द ऐसे हैं कि इन शब्दों से प्रश्न पूछा गया है, और इसीलिए किसने, क्या, किससे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से आज हमने सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 6 भेद इस वीडियो में हमने सीखे हैं। आज का गृह कार्य है, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। जिस प्रकार आपको पहला वाक्य दिया गया है, आपके सिर में दर्द रहता है, इस वाक्य में आपको सर्वनाम के नीचे या सर्वनाम को अधोरेखित करना है। तो रेखांकित करना है मतलब उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। और पहला वाक्य जो है आपको उदाहरण के तौर पर वहाँ पर सर्वनाम को रेखांकित करके आपको दिखाया गया है। बाकी के 9 वाक्य आपको उसमें सर्वनाम कौन से हैं वो रेखांकित करने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्यों में या वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें आपको उसने, कोई, आप, मैं, वह, वे, यह, जो, कौन, किसी, इस प्रकार के कुछ सर्वनाम दिए गए हैं। तो इन सर्वनामों को लेकर आपको वाक्य तैयार करना है। तो यह आज का गृह कार्य है। धन्यवाद।